लेक्चर सीरीज के में आज हम आगे देखेंगे आर्टिकल 21A से लेकर के 32 तक के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो 86 जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में है, 2 में हुआ था, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। मतलब शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। किस में आया था? 2002 में आया था। इसमें अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 86वां अमेंडमेंट। फिर इसके बाद से संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। मतलब कि राइट टू एजुकेशन जो है 21A में दिया गया, जो कि फंडामेंटल राइट है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन आते हैं, केस लॉ से है। उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का वाद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। एक केस पूछा था बिहार 2019 में पूछा है और 18 में भी पूछा था कि उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का वाद किससे संबंधित है, तो वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसका आप लोग एग्जाम्पल दीजिएगा कि एग्जाम्पल इन द सेंस कि इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। 6 से 14 वर्ष की आयु, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम इसके लिए लाई थी। इसके बाद से लाई थी और अभी भी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रभावी हुआ। आया तो था कब? 2002 में, लेकिन ये कब से अंगीकृत 2002 में हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में 2009 तक ये चीज़ें होने में टाइम लग गया। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, A.K. आचार्य वर्सेस CMD वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 2008 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बिजली पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता में आता है। मतलब कि बिजली पाने का जो अधिकार है वो 21 के अंतर्गत आता है और उसको कैसा राइट माना गया है? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 22 से। तो गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में प्रत्याभूत है। मतलब कि आपको अरेस्ट जो किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपको जो संरक्षण दिया जाता है उसकी बात किस में की गई है? आर्टिकल 22 में की गई है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। मतलब गिरफ्तार, निरोध मतलब रुकाव, गिरफ्तारी से रोकने का जो है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में प्रत्याभूत है। मतलब 22 में दिया गया है। D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक विधि के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन के लिए मांगे गए प्रतिकर के दावे को कठोर दायित्व पर आधारित दावा माना तथा इसे व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत वादी को उपलब्ध उपचार के अतिरिक्त उपचार माना। मतलब कि D.K. बसु के केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हुआ है, मतलब फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ है, तो उसके बिहाफ पे जो रेमेडी दी जाएगी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, मतलब देना ही है। और इसके बाद से जो अगर उसके लिए कोई जो कोई राइट ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है और कोई पर्सनल लॉ है उसमें भी दिया गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मतलब एक ही बार इसको रेमेडी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही दी जा रही है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी मिलना चाहिए और पर्सनल लॉ जो वो है उसके एवज में भी मिलना चाहिए। मतलब दोनों में वो ले सकता है। A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा सा दिखाई देने वाला उपबंध कहा। ये 2018 में भी आया था बिहार में कि भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध किस आर्टिकल को कहा गया है? तो ये किस में है? 22 को कहा गया है। और किस केस में कहा गया? A.K. गोपालन के केस में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अधीन उसमें उल्लिखित कतिपय उपबंधों को छोड़कर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत 3 मास तक की अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब कि आर्टिकल 22(4) में जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम आप कितने दिन तक अरेस्ट करके रख सकते हैं? 3 महीने तक अरेस्ट करके रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मतलब जो सलाहकार बोर्ड हमारे रहते हैं उसकी अगर राय नहीं है
तो आप 3 महीने से अधिक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। मतलब 22 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो उसको क्या क्या राइट है? सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। फिर इसके बाद से गिरफ्तारी के कारण जानने एवं अभ्यावेदना प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद से तीसरा है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध संबंधी विधि संसद एवं राज्य विधायिका दोनों द्वारा पारित की जा सकती है। निवारक निरोध संबंधी जो विधि है वो पार्लियामेंट भी पास करती है और राज्य की विधायिका जो है वो दोनों पास कर सकती हैं, या दोनों में से कोई भी पास कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध संबंधी संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मतलब कि ये जो हमारा है निवारक निरोध, ये सब्जेक्ट किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक अभियुक्त व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा उसके द्वारा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब 22 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपने मनपसंद वकील को हायर कर सकता है, या फिर कोई काउंसलर उसको हायर कर सकता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अनुच्छेद 23 का अतिलंघन होता है। जो श्रमिक हैं उनको अगर पर डे की जो पर डे का मजदूरी जो दिया जा रहा है, अगर वो उसका भी एक क्राइटेरिया आप लोग देखिएगा। आई थिंक पहले तो 200 समथिंग था, अब मुझे नहीं पता है कितना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो अगर उससे कम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 23 का वायलेशन है, आर्टिकल 23 का। फिर अगला क्वेश्चन है, दीना बनाम भारत संघ। 1983 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि कैदियों से उचित पारिश्रमिक दिए बिना काम कराना बलात्श्रम की श्रेणी में आता है। मतलब कैदी हैं, अगर उनसे उनका उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं और उनसे काम किया जा रहा है तो ये किस में आएगा? बलात्श्रम की श्रेणी में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 22 से 32 तक का है। अब 22 से 32 लगातार एक क्वेश्चन चलेंगे। मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिरोध अनुच्छेद 23 के अधीन प्रदत्त किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में दिया गया है? 23 और 24 में। फिर इसके बाद से 14 से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य संकटमय काम में नियोजित करना अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रत्याभूत शोषण के विरुद्ध अधिकार का अतिलंघन है, ठीक है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र में समाविष्ट नहीं है। मतलब धर्म परिवर्तन कराने की जो स्वतंत्रता है वो नहीं है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग 3 में अन्य उपबंधों के अधीन है। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य की सुरक्षा के आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। मतलब धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को जो कि मतलब हम किसी भी धर्म को माने या कुछ भी करें, राज्य की सुरक्षा के आधार पर निर्बंध नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हमारे राज्य को खतरा हो रहा है तो उसके बिहाफ पे आप उसको बैन नहीं कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धर्म संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धर्म और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता, जबकि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं को ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्म निरपेक्षता के आधारभूत सिद्धांतों को प्रताड़ित करना नहीं है। एक इसमें कहा गया था संतोष कुमार वर्सेस सचिन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केस में 1994 में आया था कि मतलब
ऐसा नहीं कि संस्कृत हमारी भाषा है और उसके बिहार पे फारसी और ये सब भाषाएं जो हैं उनको उस श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये उसका वायलेशन नहीं है, एक तरह से कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य कोष से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। धार्मिक शिक्षा तो निषिद्ध है, एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 28 में है। क्या मदरसे इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मदरसे हों या फिर जो हिंदू धर्म के भी कुछ संस्कृत विद्यालय चलते हैं, क्या वो इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। धर्म की स्वतंत्रता पर SP मित्तल वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन बलपट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 केस हैं। SP मित्तल की केस है एक, और उसका भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और बालमट्टम की केस में भी यूनियन ऑफ इंडिया है, और एक नारायण बनाम आंध्र प्रदेश, ये निदर्शकवाद है। ये तीनों जो वाद है निदर्शकवाद है। निदर्शकवाद का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद से अगर नेक्स्ट आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में यह कहा गया कि राष्ट्रगान को गाते समय खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान को प्रदर्शित किया जाता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रगान में चुप रहना राष्ट्रगान के प्रति अपमान है। मतलब कि आप एक जैसे किसी चीज को होता है सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान देना, तो अगर राष्ट्रगान है जो आप खड़े होकर के कर रहे हैं तो उसको एक मतलब जो सम्मान, जिस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वो सम्मान में आएगा। लेकिन आप अगर चुप हैं, गा नहीं रहे हैं, तो भी ये नहीं माना जाएगा कि आप उस चीज का अपमान कर रहे हैं, ये कहा गया कुल मिलाकर के। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या शिक्षा संस्था में प्रशासन के अधिकार में प्रबंध समिति के गठन का शिक्षा के माध्यम को निश्चित करने का तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण का अधिकार सम्मिलित है। 21 केस में कहा गया था। सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कहा गया था। फिर संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। आप लोग देखिए यहाँ पे बड़ी अजीब विडंबना है कि 30(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो भी हैं उनको अपने शिक्षा का जैसे शिक्षा संस्थान जो है उसकी स्थापना करने का अधिकार है, लेकिन आगे हम लोग जो पढ़े हैं कि वो भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते हैं। तो ये विभेद क्या है दोनों में, आप लोग अगर इन लोग इसको समझे तो कमेंट जरूर करें। फिर अगला क्वेश्चन है कि केस ला है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, धार्मिक शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा नहीं धार्मिक शिक्षा के अधिकार से। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में अनुच्छेद 31C में उस संशोधन को जो राज्य के सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता था शून्य घोषित किया गया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। मतलब आर्टिकल जो 32 है, ये पूछता है कभी कभी कि कौन सा आर्टिकल है जो संविधान की आत्मा है, आत्मा कहा जाता है, तो कौन सा है? 32 है। और किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त करता है। मतलब 32 में क्या है? जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं वो 32 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और कैसे संवैधानिक उपचार? जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं उससे संबंधित जो उपचार हैं वो 32 में दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार तो है परंतु मूल अधिकार नहीं है। जो प्रॉपर्टी का राइट है वो संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट भी नहीं इसको कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है परंतु फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रॉपर्टी के राइट को कहाँ पे दिया गया है? 300 में लेकर के चला गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 300A में है, मूल अधिकारों का हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो डायरेक्ट निचली कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, दोनों में से कहीं पे भी वो एप्लीकेशन डाल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य से अनुदान प्राप्त कर रही एक अल्पमत
शैक्षिक संस्था प्रवेश के मामले में अपने समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 50% स्थान आरक्षित कर सकती है। मतलब कोई ऐसी संस्था है तो वो क्या करेगी, 50% सीट वो अपने समुदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर सकती है। तो शायद इसी का जामिया मिलिया में फ़ायदा उठाया जाता है। फ़ायदा नहीं कर सकते हैं, अगर दिया गया फंडामेंटल राइट में तो वो उसका भरपूर लाभ ले रहे हैं, ये कहा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षिक संस्था को पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपना पाठ्यक्रम आप नहीं चला सकते हैं। फिर भी क्या मदरसे इसमें आएंगे, क्योंकि उसमें तो अपने पाठ्यक्रम चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 की केस है। अनुच्छेद 368 एवं 31 ख सपठित 9वीं सूची के साथ साथ व्याख्या की गई है। मतलब कि जो 368 किससे बिलोंग करता है, आर्टिकल अमेंडमेंट से है। फिर 31B किससे बिलोंग करता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये दोनों मिला, और ये दोनों प्लस जो 9वीं अनुसूची है उसको साथ में लेकर के ही व्याख्या हुई है। ठीक है, और 21 केस में कहा गया है अब AR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 वे संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया। मतलब 25वें जो संविधान संशोधन था 1971 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 31C जोड़ा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये केस ला है और किससे बिलोंग करती हैं केस, वो दिया गया है। तो AR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक किससे है, जुडिशियल वो पुनर्विलोकन से है, न्यायिक पुनर्विलोकन से है। फिर इसके बाद से मुरली S देवगौड़ा वर्सेस भारत संघ का वाद किससे संबंधित है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध से। मतलब आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, बीड़ी सिगरेट वाला काम नहीं कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकार, मतलब अल्पसंख्यक शिक्षण उनके संस्थानों के अधिकारों के बारे में बताता है। फिर अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या किससे रिलेटेड है, ये शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के अधिकार से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, परमादेश की रिट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये रिट पूछता है, रिट एक क्वेश्चन जरूर रहता है, रिट कितने प्रकार की होती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जो परमादेश रिट है वो किसके विरुद्ध जारी होती हैं, पब्लिक सर्वेंट के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार अनुच्छेद 32(1) में पाया गया है। ठीक है, अवैध परिरोध गिरफ्तारी के लिए एक उपचार है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। मतलब कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष किया जाए, सामने लाया जाए, तो ये अवैध गिरफ्तारी के लिए एक उपचार है। फिर इसके बाद से अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो की याचिका किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अधिकार परीक्षा का लोक पद पर जो है शब्द, इसको याद रखिएगा कि जो क्वो वारंटो है, अधिकार परीक्षा जो रिट है, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी, मतलब कि लीगली रूप से आप नहीं बैठे हैं, तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, PIL से संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश भगवती हैं। मतलब PIL इससे संबंधित कौन व्यक्ति हैं, ये कहाँ से आया था, वो इन्होंने किसने दिया था, ये क्या नाम है, PN भगवती ने। अगला क्वेश्चन है, ये 2018 में भी पूछा था, बिहार में भी पूछा था और आई थिंक यूपी में भी पूछा था। फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद में विचारण होता है। उत्प्रेषण रिट न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, PIL से संबंधित व्यक्ति फिर से है भगवती हैं, PN भगवती। फिर अगला क्वेश्चन है, रिट जो किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने अथवा
प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी की जाती है वह रिट होती है कौन? उत्प्रेषण रिट। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबस कॉर्पस। रिट के मामले में रेस जुडिकाटा किससे संबंधित है? सीपीसी से है, का सिद्धांत लागू नहीं होता है। रेस जुडिकाटा इस पे हिबस कॉर्पस पे लागू नहीं होता है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है। फिर अगला क्वेश्चन है, जहां एक लोक अधिकारी अपने कर्तव्य के पालन करने में चूक करता है या बाहर कार्य करता है तो परमादेश की रिट जारी की जा सकती है या की जाती है। उत्प्रेषण लेख द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है। ठीक है। रूल निशी, ये पूछता है रूल निशी नियम उत्प्रेषण लेख याचिका से संबंधित है। ये पूछता है कि रूल निशी किससे रिलेटेड है, किस रिट से? तो उत्प्रेषण से। इसके बाद से है अगला क्वेश्चन, परमादेश रिट में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। परमादेश जो रिट है उसमें आप नैसर्गिक न्याय की ओर जब जारी होता है तो ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है तब उस रिट को उत्प्रेषण रिट कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद विधि बनाकर राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के अधिकारों को निर्बंधित कर सकता है। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 33 में कि संसद क्या है? राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के अधिकारों को निर्बंधित कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनसेना विधि प्रवृत्त हो तब संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंध अधिरोपित किए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट प्रेषित किया जाता है तब उस रिट को क्या कहते हैं? उत्प्रेषण रिट कहते हैं। सर्टियोरारी कहाँ गया? इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, संसद विधि बनाकर राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के अधिकारों को निर्बंधित कर सकता है। ये आर्टिकल 33 में कहा गया है। आई थिंक रिपीट हो रहा है सारा क्वेश्चन। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उस टाइम पीएम कौन थे? कमेंट कीजिएगा आप लोग जब हटाया गया था तो। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई। संपत्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। किस रूप में प्राप्त है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब संवैधानिक अधिकार। फिर संपत्ति का अधिकार एक विधि, देखिए यहाँ पे लिखा है संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है, लीगल राइट नहीं है। ये आई थिंक गलत क्वेश्चन दिया है, वहां पे होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।